हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 59। 10th क्लास के लिए वर्कशीट है विज्ञान की। ये है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो ये क्या नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जो पिछला वाला चैप्टर है उससे भी ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको उस वाले चैप्टर को भी रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब है अपवर्तन। अपवर्तन हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने सीधे पथ से मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि जो हमने पिछले जो वर्कशीट की थी उसमें देखा था हमने, कांच की जो स्लैब थी कैसे थी, दो पैरेलल ऐसे एक मोटी स्लैब है कांच की, तो उसमें से अगर कोई प्रकाश की किरण है, ऐसे आपतित किरण यहाँ पे पड़ रही है, तो वो कैसी होती थी, हल्की सी टिल्ट हो जाती थी। ये विरल माध्यम है और नीचे क्या है, सघन माध्यम। ये रेयरर मीडियम और नीचे डेंसर है, तो उसकी कैसी होती थी, दिशा थोड़ी बदल जाती थी, जिसकी वजह से वो जैसे बीच में एक लंब होता था वो लंब की तरह झुक जाती थी, क्योंकि नीचे क्या था, डेंसर मीडियम था, और आगे थोड़ी सी और डेविएट होके आगे वो निकल जाती थी फिर। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब है प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म आपने देखा होगा, प्रिज्म कैसा होता है, आपने देखा होगा अपने स्कूल की लैब में, सबने देखा होगा ये। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि टेंट लगाते हैं, आपने देखा होगा ना कि जो टेंट भी ऐसे ही होता है, जो ऐसे करके और ऐसे लगा देते हैं। तो ये उसी टाइप का होता है, और कैसा होता है, कांच का बना होता है, ग्लास का। अब है प्रिज्म। यह सामान्यतः कांच का बना होता है। इसमें दो त्रिकोणीय आधार व तीन आयताकार पार्श्व सतह होती हैं। तो कैसा होता है, एक बार हम देख लेते हैं इसको। ये इस टाइप का होता है। इसमें क्या बोल रहे हैं, तीन कैसी होती है, तीन त्रिकोणीय आकार के होते हैं। जैसे ये है पहली, तो ये सतह है एक ये वाली, और दूसरी जो ये वाली इधर वाली है, और तीसरी ये है। और दो कैसी पड़ेंगी इसकी, जो एक इधर वाली है ये वाली, और जो इसके बैक साइड वाली है वो वाली। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो कैसी है इसकी, इनमें दो त्रिकोणीय आधार और तीन आयताकार पार्श्व सतह हैं। अब है प्रिज्म कोण। दो निकटवर्ती पार्श्व सतहों के बीच का कोण क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रिज्म कोण। जैसे ये है, ये दोनों हैं, आसपास की जो सतह हैं उनका कोण क्या कहला रहा है, प्रिज्म कोण कहला रहा है। अब है प्रिज्म से अपवर्तन। हमने पिछले अध्याय में आयताकार स्लैब से अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। हमने पिछली वर्कशीट में किया था ना, जो कांच की स्लैब होती है, जो इतनी मोटी कांच की एक स्लैब है, उसमें हमने अपवर्तन का अध्ययन किया था। तो प्रिज्म से अपवर्तन उससे थोड़ा अलग है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। इस कारण प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक रोचक घटना होती है। तो चलिए उस रोचक घटना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिज्म से कैसे होता है ये अपवर्तन। तो आपतित किरण, जो किरण आके पड़ेगी, चाहे हम टॉर्च से रोशनी दिखा रहे हैं या फिर सूर्य की किरण पड़ रही है, जो भी है, तो जो पहले हम इस पे डालेंगे जो रोशनी, तो वो कैसी जाएगी, यहाँ से ऐसे थोड़ी सी डेविएट होती है, वो अपवर्तित होती है। अपवर्तित मतलब जो वापस होके जाती है वो क्या होती है, परावर्तन। परावर्तित होती है मतलब, और ये कैसे जा रही है, हल्की सी डेविएट होती है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, बाहर की साइड वायु है, तो ये कैसा है, रेयरर मीडियम है जो विरल होता है, और अंदर कैसा है, कांच का बना हुआ है, तो अंदर डेंसर मीडियम है। तो वहाँ पे क्या होगी, जो लाइट की स्पीड है वो चेंज होगी, यहाँ पे थोड़ा तेज है और अंदर कैसी होगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो वो नीचे की साइड डेविएट होती है। और उसके बाद आगे क्या है, ये निर्गत किरण है, और यहाँ से क्या होता है, स्पेक्ट्रम बनता है फिर, जो हमें कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कलर्स भी कैसे दिखाई देते हैं, हमें विचलन की वजह से ही दिखाई देते हैं ये। तो ये अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, आपतित किरण, जो अंदर वाली क्या है, आपतित किरण है ये वाली, और ये अपवर्तित किरण है जो ये आई है, और ये कौन सी निकल रही है, निर्गत किरण। ठीक है, ये कौन सी निकल रही है यहाँ पे, निर्गत किरण। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि ये विचलन कोण क्या है। विचलन कोण या विक्षेपण कोण एक ही बात है। तो जो आपतित किरण आ रही है, हम देख रहे हैं कि ये कैसे जा रही है, यहाँ से ऐसे गई और ऐसे गई। तो जब विचलन कोण देखते हैं तो वो कैसे देख रहे हैं, आपतित किरण को ही आगे बढ़ाया है इन्होंने, यहाँ से इसको आगे अगर डॉट से बढ़ाया जाए, और जो निर्गत किरण है उसको पीछे तक मिलाया जाए, तो जो ये वाला कोण है जहाँ पे ये काटेगी, ये क्या है, विचलन कोण या विक्षेपण कोण। राइट, आगे देख लेते हैं। अब ये है प्रिज्म दिखाया हुआ है इन्होंने।
तो ये क्या है, कोई भी प्रकाश जब पड़ रहा है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है या टॉर्च से हम रोशनी डालें इस पे, तो आपने अगर करके नहीं देखा है तो आपको करके देखना चाहिए ये, क्योंकि इतने जो रेनबो वाले कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, वही कलर यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि इन कलर्स की सबकी वेवलेंथ अलग होती है, वेवलेंथ अलग है तो इनका डेविएशन भी अलग अलग कोण पर होता है, उसकी वजह से ये 7 कलर दिखाई देते हैं। तो हम देखेंगे अब ये कौन कौन से कलर हैं, इनको याद कैसे करना है। तो इसको याद करने के लिए एक ये ट्रिक होती है विबग्योर। वी से क्या है, वॉयलेट, वॉयलेट सबसे नीचे होता है जो बैंगनी रंग है। उसके बाद है आई, इंडिगो, जामुनी, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसे कैसे याद करते हैं, विब ग्योर, विब ग्योर। तो नीचे से ऊपर तक का पूरा सीक्वेंस है, सबसे ऊपर है रेड कलर और सबसे नीचे है वॉयलेट कलर। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी रंगों वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में विभक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, विक्षेपण। जो कलर्स में ये इतने सारे कलर्स में यहाँ पे ये जो एक ही कलर है रोशनी का जो हम देख रहे हैं लाइट का, पहले यहाँ से आ रही है वाइट कलर की आ रही है, और फिर कैसी हो गई है 7 कलर्स में यहाँ पे ऐसे डेविएट हो गई अलग अलग उसमें। तो इसको जो बोल रहे हैं जो 7 कलर्स का है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम, या इसको बोलते हैं विक्षेपण की वजह से क्या हुआ है, ये स्पेक्ट्रम बना है। अब है विबग्योर। इन रंगों को क्रम में याद रखने की एक युक्ति है। विबग्योर क्या है, एक युक्ति है, ट्रिक है इनको एक सीक्वेंस में याद रखने के लिए, क्योंकि ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है इसलिए सीक्वेंस में ही लिखी जाती हैं। अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अभी बताया ना, जो ये कलर हैं, एक जो कलर है पूरा ये बैंड बन गया एक कलर वाला, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब स्पेक्ट्रम बनने का कारण, अब स्पेक्ट्रम क्यों बनता है यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। जो रेड सबसे ज़्यादा जो डेविएशन है, सबसे ज़्यादा जो ऐसे ये विचलन दिखाया जा रहा है किसमें है, वॉलेट में है, सबसे नीचे है ये, सबसे ज़्यादा डेविएशन इसी में होता है, सबसे कम किस में है, रेड में। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, अब यहाँ पे आगे एक रिलेशन आएगा कि विचलन कोण जिसका ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो विचलन कोण किसका ज़्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी। तो यहाँ पे किसका वेवलेंथ कम है, सबसे ज़्यादा कम है यहाँ पे वॉयलेट कलर की, तो इसलिए यहाँ पे विचलन कोण सबसे ज़्यादा बन रहा है। और सबसे कम विचलन कोण है, जो डेविएशन एंगल है, जो उसका एंगल ऑफ डेविएशन वो रेड का है, सबसे कम है जो, और इसलिए इसकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो सबसे ज़्यादा होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है, और यह सबसे कम मुड़ता है, इसलिए क्या है, डेविएशन है जो सबसे कम होता है। यहाँ से ऐसे आया और रेड कलर क्या है, सबसे ऊपर है, सबसे कम डेविएशन इसी में है, और सबसे ज़्यादा किस में है, बैंगनी रंग में। तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और यह सबसे अधिक मुड़ता है, डेविएशन इसमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका रिलेशन भी दिखा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो विचलन कोण है, एंगल ऑफ डेविएशन है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के। तो अगर वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका कैसा होगा, जो विचलन कोण है वो कम होगा, और जब वेवलेंथ कम होगी तो विचलन कोण ज़्यादा होगा। तो अब हम देखते हैं आगे रेनबो, इंद्रधनुष। ये सभी ने देखा भी नहीं होता तो सभी ने इसके बारे में सुना ज़रूर होता है या बुक्स में देखा होता है। बहुत ही प्यारा लगता है, 7 कलर्स ऐसे बने हुए होते हैं पूरा। और ये कब दिखता है, जब बारिश होती है उसके बाद, और हमेशा ये किधर दिखता है, जिधर की साइड सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, सामने की साइड। ठीक है, तो यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, जैसे प्रिज्म पे हमने लाइट डाली है और फिर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो दिखाई देता है ऐसे ही एनवायरनमेंट में। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। तो ये किस वजह से होता है, यहाँ पे जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, जो एनवायरनमेंट में वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, वो किसका काम कर रही हैं, प्रिज्म की तरह काम कर रही हैं। तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं, अभी हम इसको क्लियर देखेंगे बाद में। तो जल की छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करता है तब अपवर्तित व विक्षेपित होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात पुनः विक्षेपित होकर जल की बूंद से निर्गत होते हुए इंद्रधनुष का निर्माण करता है।
ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर देख लेते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस वाले डायग्राम में क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है सूर्य। सूर्य से जब यहाँ पे इसकी रोशनी पड़ी है, जो सनरेज है वो यहाँ से आई हैं, इसको ए दिखाया हुआ है पॉइंट को, इसको बी। बी पॉइंट कहाँ दिखाया हुआ है, जब ड्रॉपलेट पे बिल्कुल स्ट्राइक की है उसने सनरेज, जब यहाँ पे आ रही है, जब सनलाइट इस पे पड़ रही है। उसके बाद यहाँ से डेविएट हुई है, और ये कैसे अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हुई है। जैसे रेड वाली की वेवलेंथ कैसी थी, सबसे ज़्यादा थी, तो इसलिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है सबसे कम है। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसे डिवाइड होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे टकराई है, जो ये उसका दूसरी वाली जो सरफेस है वाटर ड्रॉपलेट की, और यहाँ से टकरा कर ये क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ से। ठीक है, परावर्तित हुई है। तो यहाँ पे से क्या हुआ है, परावर्तित हो गए, फिर से यहाँ पे अपवर्तन हुआ है। तो जहाँ पे आई है यहाँ पर क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ है पहले पे। उसके बाद यहाँ टकराई है, यहाँ पे क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है दूसरे वाले पॉइंट पे सी पे। और फिर डी पे आके क्या हुआ है, फिर से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन हुआ है। तो पहले रिफ्रैक्शन हुआ है, उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ है तीसरे नंबर पे, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है। तो ये क्या है, फिर हमारी आइज में, आइज तक ये पहुँचता है और हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे हम रेनबो को देख पाते हैं। और ये वाटर ड्रॉपलेट किसका काम कर रही है, जैसे प्रिज्म का काम करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर है। पहला है, प्रकाश का आयताकार स्लैब से विक्षेपण प्रिज्म से विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर आप करेंगे 1 मिनट। इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, इतने डिटेल में नहीं जाना है इसमें ज़्यादा। इसमें आप इसके आंसर में लिखेंगे प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन, उसकी जगह यहाँ पे लिखेंगे आयताकार स्लैब। बस उसकी जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे आयताकार स्लैब लिखेंगे। ये आयताकार स्लैब से थोड़ा अलग है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। इस कारण प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक और रोचक घटना, ये वाली लाइन नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, इस कारण ये नहीं लिखनी। 1 मिनट, इसको क्लियर ही कर लेते हैं। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है प्रिज्म से अपवर्तन आयताकार स्लैब से थोड़ा अलग है। यहाँ से थोड़ा अलग है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। ठीक है, और जो आयताकार स्लैब थी उसमें कैसी होती है, जो निर्गत किरण की दिशा होती है वो आपतित किरण वाली दिशा ही होती है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस होता है। और उसमें दूसरा अगर डिफरेंस लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, जो प्रिज्म है उसमें स्पेक्ट्रम बनता है और उसमें स्पेक्ट्रम नहीं बनता है, जो आयताकार स्लैब थी। तो दूसरा का क्वेश्चन हम इसका देखेंगे, इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है। तो उसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं, ये वाला पूरा पैराग्राफ, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे हो सकता है। ठीक है, तो कैसे होता है, सूर्य की किरण जो होती है वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि बारिश के बाद ही दिखता है इंद्रधनुष ये, तो सारा कुछ कैसी होती है, बारिश की बूंदें होती हैं बहुत सारी। तो जब सनलाइट बारिश की बूंदों पे पड़ती है तो सबसे पहले क्या होता है, अपवर्तन होता है, थोड़ा सा डेविएट होता है वो। उसके बाद ड्रॉपलेट की जो दूसरी वाली साइड है बारिश की बूंद की, वहाँ से परावर्तन होता है, मतलब लौट के वापस जाती है टकरा के। और फिर उसके बाद दोबारा से क्या होता है, अपवर्तन होता है, और फिर हमारी आंखें उसको देख पाती हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस पूरा लिखना है, और ये वाला डायग्राम भी आप बना सकते हो इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे, आप लिखेंगे यहाँ पे, आपको दिख भी रही है वाली लाइन, अधिक होता है, और वह बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, तो आप ये वाले फिलअप्स ऐसे करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर, सॉरी, अब है क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं। तो किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं, ये हमने अभी ऊपर देखा भी था। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। पहले तो आप इसमें जो ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ये वाला डायग्राम आप इसमें बनाएंगे, जो विक्षेपण कोण का डायग्राम है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, ये आपतित किरण दिखा रहे हैं, और उसके बाद ये अपवर्तित किरण है जो अपवर्तन के बाद गई है, और उसके बाद ये निर्गत किरण है जो थोड़ी सी डेविएट होती गई है। तो इसमें जो आप लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे कि जो विक्षेपण कोण या विचलन कोण, एक ही बात, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कि प्रिज्म में आपतित किरण को
आपतित प्रिज्म में आपतित कोण को आगे बढ़ाने, यह है ना आपतित किरण, तो प्रिज्म में आपतित किरण को आगे बढ़ाने व निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, निर्गत किरण ये वाली है तो इसको पीछे बढ़ाने पर उनके मध्य जो कोण बनता है उसे विक्षेपण कोण कहते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप इसका आंसर, कौन सा होता है विक्षेपण कोण या विचलित कोण, कौन सा होता है विचलन कोण, कि प्रिज्म में आपतित किरण को आगे बढ़ाने व निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके मध्य जो कोण बनता है उसे विक्षेपण कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। अब है नंबर ये हो गया, तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वर्कशीट समझ में आई होगी और इसको आप दोबारा पढ़ेंगे और फिर अगली वर्कशीट में इसके और अच्छे एग्जाम्पल भी आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।